आदित्य से कुछ बातें करने के बाद यश आदित्य से पूछता है, चैम क्या वो बच्ची इस वक्त यहीं इसी हॉस्पिटल में मौजूद है? तभी आदित्य अपनी इमोशनल लेस आवाज़ में यश से कहता है, हाँ भाई वो यहीं है, और जितना मैंने देखा है उसे चेक किया है उस पर से मैं आपको बता सकता हूँ कि उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन जल्लादों और स्पेशली उस दरिंदे ने बहुत बुरी तरह से मारा है उसे, और उसी वजह से उसकी पूरी बैक पर डीप ब्राउन्स हो गए हैं। अभी उसका दिमाग पूरी तरह से बच्चों वाला हो चुका है, और जैसा हम सब जानते हैं कि बच्चे इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ें, इतना कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह रो रो कर बहुत बुरा हाल बना लिया था बच्ची ने, तो मैंने उसे इंजेक्शन दिया है। उसी इंजेक्शन के इफ़ेक्ट की वजह से वो सोई है बच्ची। तभी यश आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछता है, चैम क्या मैं एक बार उस बच्ची को देख सकता हूँ? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करूँगा, पर प्लीज़ सिर्फ एक बार ना। तभी आदित्य हंसते हुए यश से कहता है, आपको पता है ना, आप भी मेरे दोनों भाइयों की तरह हो, और मुझे पता है कि आप उसे कोई हार्म नहीं करोगे। तो चलिए मैं आपको मेरे बेबी एंजल से मिलाता हूँ। नहीं, अभी वो आपसे मिल नहीं पाएगी, बेबी सोई है ना। इस पर यश आदित्य से कहता है, अरे तो कोई बात नहीं, मैं उससे कल ही मिल लूँगा। अभी मुझे तेरी बेबी को देखना है बस। यश की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, और फिर वो दोनों हूर जिस रूम में थी उस रूम की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं तभी उनकी नज़र हूर पर पड़ती है जो अब तक सो रही थी। वहीं आशा चुपचाप एक स्टूल में बैठी हुई थी। तभी आदित्य आशा की तरफ देखकर उससे कहता है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आदित्य का ऑर्डर मिलते ही आशा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं आदित्य हूर के पास आकर बैठता है, और फिर हूर के बालों पर पीछे से किस करते हुए उन दोनों से कहता है, ये है हूर मेरी बेबी एंजल। वैसे तो हूर अभी भी अपने पेट के बल ही सोई थी, पर उसका चेहरा एक तरफ होने की वजह से वो तीनों हूर के चेहरे को साफ साफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। हूर का मासूम सा चेहरा देखकर यश और नील दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यश हूर की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज़ में आदित्य से कहता है, ओ माई गॉड चैम, शी लुक्स वेरी स्मॉल देन हर द एक्चुअल एज। ये बच्ची तो बहुत मुश्किल से 12 से 13 साल की लगती है, और कितनी कमज़ोर भी लग रही है यार। बट मानना पड़ेगा ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और देख के तो अभी भी इसके चेहरे पर इमोशंस झलक रही है। ऐसे में कोई इतना बुरा इसके साथ कैसे कर सकता है, और वो भी इस छोटी सी जान के साथ। चैम तूने बहुत अच्छा काम किया उन सब का पर्दाफाश करके। उन लोगों को थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस बच्ची पे। खैर उन सबको उनकी सज़ा तो मिलेगी, पर उस आयांश को तो उम्र भर जेल में सड़ाऊँगा मैं। तभी तो पता चलेगा कि किसी लड़की और उस पर इतनी छोटी और मासूम सी बच्ची की इज्जत के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। चल अभी तू इसका ध्यान रख, मैं चलता हूँ। इतना कहकर यश
एक बार आदित्य को हक करता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। तभी नील आदित्य की तरफ देखकर उससे पूछता है, सर आपने यश सर को वो बात क्यों नहीं बताई जो इस केस को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तभी आदित्य पूरी तरह से ब्लैंक होकर नील से कहता है, ये मैं खुद हैंडल करूँगा नील, और उन सब का असली चेहरा भी तो मुझे हूर के आगे लाना होगा ना, ताकि उसे भी तो पता चले कि वो जिसे वो अपना सबसे करीबी मानती है वो इंसान कैसे उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रहा था। इस बच्ची को तो पता ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे उस हैवान ने क्या क्या चालें चली हैं। कोई बात नहीं, जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी उस आयांश का असली चेहरा पता चलेगा। तब तक के लिए कोई उसके बारे में बेबी के आगे बात नहीं करेगा। नील बस अपना सिर हाँ में हिलाता है तो वहीं दूसरी तरफ उस रूम में जहाँ सब लोग मौजूद थे, आरजी शान और अधर्व की तरफ देख उनसे कहता है, बच्चों जाओ, कायू और सारा को घर छोड़ दो, बाकी हम दोनों देखते हैं कि अंश को बाहर कैसे लाया जाए। जाओ। तभी आरजी शान को अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है और वो समझ जाता है। तभी शान तीनों अधर्व, सारा और कायरा से कहता है, हाँ चलो। शान की बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी आरजी आयरन से कहता है, बेटा तुम भी जाओ, तुम्हें भी तो काम है ना। आर्यन भी वहाँ से चला जाता है। उनके बाहर जाने के बाद आर्य जी झट से रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं और रागिनी के पास जाते हैं। तभी रागिनी रोते हुए आर्य जी से कहती है, ये सब क्या हो रहा है आर्य जी, और वो लोग कैसे हमारे बेटे को ले जा सकते हैं। उस आदित्य ने कहा कि वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। हमारी पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी और सब कुछ उस हूर और कायरा के आगे आ जाएगा। एक बार के लिए वो तो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। पर उस कायरा का क्या? अगर उसे पता चला कि हम सब ने इतने सालों से एक दिखावे की दुनिया में रखा हुआ है और ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ है, तो क्या होगा। उस पागल को तो आज भी यही लगता है कि मेरा यीशु उससे प्यार करता है, पर सच तो ये है कि उससे नहीं, उसके पैसों से उससे प्यार करता है। पागल लड़की को तो ये भी नहीं पता कि आप जो बिजनेस चला रहे हैं वो हमारा नहीं, उसके बाप का है, क्योंकि हमने उसे अपने नाम पर किया हुआ है। नूपुर के मरने के कुछ ही दिनों बाद हमने कितनी चालाकी से अभय को भी उसकी प्यारी बीबी के पास पहुंचा दिया और उसको सुसाइड का नाम दे दिया। अब तक किसी को भी ये बात पता नहीं चली कि अभय की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हाथ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हम ही थे। तभी आरजी रागिनी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मेरा बिजनेस तो कब का डूब चुका था, पर मेरे पास था ना मेरे जिगरी दोस्त का बिजनेस, तो उसे हथियाने के लिए उसे मारना तो था ही। कायरा को अब तक ये नहीं पता कि उसके नाम पर जितनी प्रॉपर्टी थी तो यूसुफ ने अपने नाम करा ली है, और रही बात उस हूर के नाम पर रखी प्रॉपर्टी की,
तो अंश ने बहुत ही चालाकी से कब का अपने नाम करा ली थी और उसका आधे से भी ज़्यादा पैसा इस हॉस्पिटल में लगा हुआ है। वो तो उसे एक पेपर पर अभी भी हूर के साथ चाहिए और शायद इसीलिए वो फिर से अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। उन लड़कियों के पागल चाचा चाची को आज भी तो यही लगता है कि उनके पास जो पेपर्स हैं वो असली हैं, जबकि प्रॉपर्टी के असली पेपर्स तो अंश के नाम पर हैं, जो उसने बहुत स्मार्टली चेंज कर दिए थे। तभी रागनी कहती है, सब कुछ दिखावा था। मेरे दोनों बेटों ने मिलकर उस कायरा के दिल में उसकी ही बहन के लिए इतना जहर भर दिया कि आज उसे उसकी बहन से कहीं ज़्यादा प्यारे उसके अंश भाई और इशू लगते हैं। अंश ने हमेशा कायरा के आगे दिखावा किया ताकि कायरा को ये लगे कि वो हूर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर मानना पड़ेगा अंशु ने हूर के साथ अपनी नफरत खूब निभाई, जिसमें उसने कोई दिखावा नहीं किया, क्योंकि मेरा अंशु अगर हूर से सच में प्यार करता ना तो वो कभी उस लड़की को घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकता जब उस लड़की को सच में किसी की ज़रूरत थी। मुझे पता है उन तीनों कायरा, अथर्व और सायरा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो कुछ भी करेगा, और उसने किया भी। वहाँ दरगाह पर गया और अपने झूठे प्यार का दिखावा करके आ गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान ने अंश की झूठी प्रार्थना कैसे सुन ली, या फिर किसी और ने उस पागल के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की और उसी की वजह से उस पागल की जान बच गई। इस पर आरजी रागनी से कहता है, जाने दो ना, इसमें हमें क्या, पर हमें अभी अपने बेटे को कैसे भी करके बाहर निकालने के बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि अंश अगर बाहर नहीं आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले हमें उस आदित्य को हमारी लाइफ से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर उसे हमारा सच पता चला ना तो हमें चैन से बिल्कुल भी नहीं जीने देगा। मैं अपने लॉयर को फ़ोन करता हूँ, हमें कुछ भी करके अंश को बाहर निकालना ही होगा। हम ऐसे ही हमारे हाथों से सब जाने नहीं दे सकते, तो ऐसे में हम सबकी इतने सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी, और ये किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा मैं। इधर हूर के रूम में आदित्य हूर के पास आता है और नील से कहता है, नील, मैंने तुम्हें एक ड्रेस लाने के लिए बोला था तो तू लेकर आया ना वो। तभी नील आदित्य को एक पेपर पकड़ाते हुए उससे कहता है, हाँ ये रही सर, बट आप इसका क्या करेंगे। तभी आदित्य नील की तरफ देखकर अपनी सेक्रेटिश स्माइल के साथ उससे कहता है, तुझे पता नहीं, मैंने ये अपने लिए मंगाई है क्योंकि मैं इस ड्रेस को पहनने वाला हूँ। आदित्य की बात सुनकर नील की तो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और वो आदित्य की तरफ देखकर उससे कहता है, पर ये तो एक लेडीज ड्रेस है सर, तो आप इसे कैसे। तभी आदित्य अपना सिर पकड़ते हुए फ्रस्ट्रेट आवाज़ में कहता है, हे भगवान, आपको क्या मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई जो इस नील कार्टून को मेरा पीए बना दिया। तभी आदित्य नील को अपनी तेज नज़रों से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज़ में उससे कहता है, नील, अपना दिमाग क्या तू घर पर छोड़कर आता है।
जो ऐसी पागलों जैसी बातें करता है? तुझे सच में लगता है कि मैं ये लड़कियों के कपड़े पहनूंगा? क्यों? मेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया है, या फिर आज के बाद कोई लड़कों वाले मार्केट में कपड़े आएंगे ही नहीं? आई डोंट बॉय। मैंने ये ड्रेस मेरी बेबी एंजल के लिए मंगवाई है, क्योंकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैं इस मासूम को उन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता। वो जान ले लेंगे इस बच्ची की। अभी तू जा और बाहर नस आशा होगी, उसे तो अंदर भेज। नील अपना सिर हिलाता है और बाहर जाता है। अगले ही कुछ सेकंड में नस आशा अंदर आती है और आदित्य से पूछती है, यस सर, आपने मुझे बुलाया? तभी आदित्य अपनी प्लेन आवाज़ में आशा से कहता है, हाँ, क्या आप बेबी के कपड़े चेंज कर देंगी? आदित्य का सवाल सुनते ही आशा आदित्य से कहती है, मुझे माफ़ करिएगा सर, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर आप इस बच्ची को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, और वो भी इस हालत में? तभी आदित्य हूर की तरफ देखकर आशा से कहता है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, और रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं खुद देखूँगा। अगर मैंने फिर से इस बच्ची को उन लोगों के बीच में छोड़ा, तो पता नहीं वो इस मासूम के साथ और क्या करेंगे। मैं ये इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकता, तो आज के बाद वो मेरे साथ ही रहेगी। अब जल्दी पर संभाल कर बच्ची के कपड़े चेंज कर दीजिएगा, मैं तब तक बाहर वेट करता हूँ। आशा अपना सिर हाँ में हिलाती है और आदित्य हूर के बालों पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। आदित्य जब हूर के रूम से बाहर आता है, तभी उसे एक फ़ोन कॉल आता है, जो यश का ही था। तो आदित्य यश का फ़ोन उठाता है और यश आगे से जो भी आदित्य को बताता है, उसे सुनकर आदित्य के फेस के एक्सप्रेशन और भी सख्त हो जाते हैं, और वो आगे यश से कहता है, ठीक है भाई, आप लोग नीचे ही वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर आदित्य फ़ोन को कट कर देता है और फिर नील की तरफ देखकर कहता है, नील, तू यहीं रह, मैं अभी थोड़ी देर में नीचे से आता हूँ, तब तक ध्यान रखना मेरी बेबी एंजल का। तभी नील आदित्य से कहता है, आप बेफिक्र होकर जाइए सर, मैं यहीं हूँ। तभी आदित्य सीधे लिफ्ट की तरफ जाता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर आते हुए आदित्य सीधे पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ता है। आदित्य जैसे ही वहां पहुंचता है, तभी उसकी नज़र वहां खड़े अंश पर पड़ती है, जो अभी वहां अंश और बाकी 2 ऑफिसर के साथ मौजूद था। उसे देखते ही आदित्य गुस्से में आग उगलते हुए उन लोगों से पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहा है, और आप लोग अब तक इसे लेकर क्यों नहीं गए? तभी यश आदित्य की तरफ देखकर उससे कहता है, प्लीज़ काम डाउन मिस्टर सिंह एंड लिसन टू मी। असल में मिस्टर राठौर को आपसे कुछ बात करनी थी, एक आखिरी बार, तो इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। तभी आदित्य अपनी शांत आवाज़ में उससे कहता है, इतना कुछ होने के बाद अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? मुझे कोई बात नहीं करनी है इस इंसान। तभी अंश आदित्य की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है,
प्लीज़ सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। उसके बाद आपको मेरे साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तभी आदित्य अपनी साइक्रेटिस्ट स्माइल के साथ उससे कहता है, अरे वाह, तेरी तो पूरी टोन ही चेंज हो गई। तो इतनी जल्दी चेंज होगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ग्रेट एक्टिंग मिस्टर राठौर, पर अफसोस कि मैं तेरी इस एक्टिंग को बखूबी जानता हूँ। यही एक्टिंग करके तूने उस बच्ची को यूज करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी ना, और अभी मेरे आगे भी एक्टिंग ही कर रहा है। मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, समझा? इतना कहकर आदित्य वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है कि तभी अंश आदित्य से कहता है, हूर की जान को खतरा है सर, वो लोग उसे मार डालेंगे। अंश की बात सुनते ही आदित्य के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अंश की तरफ देखता है। तभी आदित्य अपनी प्लेन पर थोड़ी डरी हुई आवाज़ से अंश से पूछता है, क्या बोला तूने? हूर की जान को खतरा है, पर किससे बता? तभी अंश रोते हुए आदित्य से कहता है, मेरे माँ पापा और भाई तीनों मिलकर हूर को मारना चाहते हैं। वो तो हूर के एक छोटे से साइन के लिए ही रुके हुए हैं जो मुझे उनसे करवानी है, पर मैं जानबूझकर अब तक हूर से साइन को नहीं लिया, इसलिए आज तक वो जिंदा है, वरना वो लोग तो कब का उसे भी। तभी आदित्य क्यूरियस होकर अंश से पूछता है, उसे भी मतलब उन्होंने पहले किसी को मारा है? अंश सिर्फ अपना सिर हिलाता है, जिसे देखकर आदित्य शॉक्ड होकर पूछता है, किसे? तभी अंश रोते हुए उससे कहता है, अभय पापा, पूरा कायू के पापा। अंश की बातें सुनते ही वहाँ मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी अंश आगे आदित्य को बताता है, मेरे डैड को हमेशा से ही बिजनेस में लॉस होता था और उसी के चलते उनका पूरा बिजनेस डूब गया था। तभी अभय पापा का बिजनेस हथियाने के लिए उन्होंने उन्हें मार दिया। उस वक्त मैं भी बहुत ज़्यादा छोटा था और मुझे डर था कि कहीं मेरी एक गलती की वजह से वो हूर को भी कोई चोट ना पहुंचाए। मैंने हमेशा से उन्हें जैसा चाहिए था वैसा ही किया, दिखावे के लिए सही, पर किया मैंने। उनके आगे तो हूर की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी, पर उन्हें अब तक ये बात नहीं पता कि मैंने चुपके से वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर से हूर के नाम करा दी है, जिसके रियल पेपर्स भी मेरे पास हैं। उनको शायद लगता होगा कि मैंने ये हॉस्पिटल उसी पैसों से खड़ा किया है, पर गॉड स्वेयर मैंने हूर की प्रॉपर्टी पर से एक पैसा यहाँ भी खर्च नहीं किया। मैंने हमेशा ही अपने पेरेंट्स और भाई को ये यकीन दिलाया है कि मैं उनके जैसा हूँ जो उस बच्ची को अपने मतलब के लिए यूज करता है, पर सिर्फ मैं और मेरा दिल ही जानता है कि मैंने कभी अपने दिल से उसके मरने की दुआ नहीं की है। और मैंने हूर के लिए जितनी भी दुआएं मांगी थी उनमें से सच्चे दिल से मांगी थी, उनमें कोई भी दिखावा या झूठ नहीं था। मैं तो बस इसी बात से डरता था कि कहीं मेरी वजह से उस बच्ची को अपनी जान ना गंवानी पड़ जाए। मैंने आज थोड़ी देर पहले आपसे रूम में जितनी भी बदतमीजी की थी ना, वो सब भी एक दिखावा ही था, ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि मैं आज भी वही अंश हूँ
जिसे वो लोग देखना चाहते थे, और उसी के लिए मैंने आपकी भी इंसल्ट की। पर मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था सर। मुझे पता है आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब मेरा लाइसेंस कैंसिल करवाया तभी मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस बच्ची के साथ किया ना, उसके बाद तो मुझे सबसे दर्दनाक सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब आपने मुझे बोला था कि आप हूर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तब सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हुई थी, क्योंकि हूर की इस वक्त जो हालत है, इसमें उसे बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत है, जो मैं चाह कर भी उस बच्ची को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं अपने फैमिली के आगे हूर के साथ नहीं रह सकता। उनकी 24 घंटे नज़र रहती है मुझ पर, और वैसे भी मैं हूर को डिजर्व ही नहीं करता। वो सच में एक एंजल है और मैं एक फोकी ब्लडी क्रिमिनल। आप प्लीज़ उस बच्ची का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी तो वो 5 साल की बन गई है, और जब ये शैतान छोटी थी ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ड्रामेबाज थी। हर वक्त मस्ती, और ना वो कुछ भी अपने हाथ में नहीं करेगी। आपको उसको सुबह उठाने से लेकर रात को सुलाने तक के सारे काम खुद ही करने होंगे। उसको खाना खिलाना, सुलाना, और यहाँ तक कि उसे बात को भी आपको ही देना होगा। वो किसी और को अपने पास आने ही नहीं देगी। तभी अंश के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए आदित्य से कहता है, मैंने दिखावे के लिए उस बच्ची को टॉर्चर तो किया ही, पर उस दिन अपने गुस्से में आकर उसके साथ वो सब भी कर दिया। तभी अंश अपने घुटनों पर बैठता है और जोर से रोने लगता है। आई रे पेस्ट हर, मैंने उसके साथ वो क्यों? तभी वो आदित्य के आगे अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, प्लीज़ किल मी सर। मैं इस गिल्ट के साथ अभी और नहीं जी सकता। प्लीज़ मार डालिए मुझे। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी मैंने उस छोटी सी बच्ची के साथ जो भी किया है, वो अभी ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे में मुझे मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। आई डिजर्व डेट, ओनली डेट। अंश खुद को कोस रहा था और रो रहा था। वहीं पहली बार आदित्य को अंश की आंखों में कोई दिखावा नहीं, पर सच्चाई दिखाई दे रही थी, जो उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। इससे पहले कि आदित्य आगे कुछ बोलता, उसकी नज़र अंश पर पड़ती है, जो अभी अपने घुटनों के बैठे धीरे धीरे अपने होश खो रहा था। अंश को पीछे की तरफ गिरता देख आदित्य तुरंत अंश का एक हाथ पकड़ता है और खुद भी अंश के आगे बैठकर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से अंश का सिर आदित्य के कंधे पर पड़ता है। और जब आदित्य अंश की तरफ देखता है, तब तक अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अंश को बेहोश देख आदित्य अंश के गालों को टैप करते हुए उससे कहता है, हे वेक अप बॉय अंश। तभी आदित्य अंश की पल्स को चेक करता है और फिर ऑफिसर की तरफ देखकर उससे कहता है, पानी लाइए। तभी एक ऑफिसर अपनी जीप में पानी पड़ी बोतल को आदित्य को लाकर देता है। तभी आदित्य उस बोतल से थोड़ा पानी अंश के चेहरे पर छिड़कते हुए उससे कहता है, अंश उठना यार, क्या बच्चों की तरह कर रहा है?
उठ जा। आदित्य थोड़ी और कोशिश करता है और फिर अंश अपनी पलकें झपकाता है और धीरे से अपनी आँखों को खोलता है। जैसे ही अंश अपनी आँखों को खोलता है, उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फिर से रोने लगता है। तभी आदित्य इधर से उधर अपनी नज़रों को दौड़ाता है और उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ती है। तभी ये आदित्य अंश का हाथ पकड़ता है और वह उससे कहता है, चल मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य अंश को खड़े होने में हेल्प करता है और फिर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आदित्य अंश को अपने हाथ से इशारा करते हुए उससे कहता है, बैठ। आदित्य की बात मानते हुए अंश चुपचाप से अपना सिर झुकाए हुए वहाँ पर बैठ जाता है। तभी आदित्य भी अंश के पास बैठता है और फिर अंश से कहता है, देख, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितना तुझे खुद को पता है कि तूने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, वो भी एक मासूम सी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करके, और अभी तुझे उसकी सज़ा भी तो मिलनी चाहिए और वह मिलेगी भी। जैसे मैंने रूम में ही कहा था कि तू जेल तो जाएगा, पर अभी तूने खुद ये सब अपने मुंह से कबूल किया है और तुझे अगर अपनी गलती का सच में पछतावा है तो तुझे उसे प्रूव भी करना होगा। बोल, करेगा? तभी अंश बिना कुछ सोचे समझे आदित्य से कहता है, हाँ सर, आप मुझे जो भी करने के लिए बोलेंगे वो मैं करूँगा, फिर वो चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी हो। तभी आदित्य अपनी प्लेन से आवाज़ में उससे कहता है, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए। अच्छा, तो तेरी सज़ा ये होगी कि तू अभी जेल में जाएगा और जैसे कि तूने सब कबूल किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि तुझे कोई बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा ना हो, पर कोर्ट तुझे जो भी सज़ा देगा तुझे उसे तो पूरा ही करना होगा। तेरी सज़ा पूरी होते ही तेरा पहला काम होगा तेरे डैड का पूरा बिजनेस टेक ओवर करने का। तुझे वो सब अपने नाम करना ही होगा, क्योंकि उस बिजनेस पर उनका कोई हक नहीं है। तू तेरे हॉस्पिटल की चिंता मत कर, मैं इसे अपने अंडर में ले लूँगा ताकि तेरी मेहनत वेस्ट ना हो, पर इसके बदले मेरी एक शर्त है जो तुझे माननी ही होगी। तभी अंश आदित्य से पूछता है, कैसी सर? आप बोलिए तो। तभी आदित्य अपनी नफरत भरी आवाज़ में अंश से कहता है, मैं तेरे माँ पापा और तेरे भाई को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा और तो उसके बीच में नहीं आएगा और अब से तेरा हूर पर कोई हक नहीं होगा। जिस दिन तूने उसके साथ वो गंदी हरकत की उसी दिन तेरा हक उस पर से ख़त्म हो गया। तो आज के बाद तू हूर की लाइफ में वापस नहीं आएगा। बच्ची की पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, तो तू उससे 10 हाथ दूरी से ही रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तेरी फैमिली को उनकी असली जगह दिखाने में तुझे मेरा साथ देना होगा। तो बोल, क्या तू मेरा साथ देगा? तभी अंश अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहता है, हाँ सर, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हूर पर कभी अपना हक नहीं जताऊँगा। रही मेरे सो कॉल्ड फैमिली की बात, तो मैं खुद उनसे बदला लेना चाहता हूँ सर, पर डर लगता है कि कहीं मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो हूर को कोई हार्म ना पहुँचा दे। आप हूर का ध्यान रखेंगे ना और उसे कुछ नहीं होगा ना?
तभी आदित्य अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ अंश से कहता है, डर मत, जब तक मैं हूँ तब तक कोई मेरी बेबी एंजल को छोटी सी भी खरोंच नहीं पहुँचा सकता। तू बेफिक्र रह। हंस अपना सिर हिलाता है, पर तभी कुछ उसे याद और आ जाता है और वो आदित्य से कहता है, सर, हूर के चाचा चाची भी मेरे पेरेंट्स की तरह हूर के भी पीछे पड़े हुए हैं और वो प्रॉपर्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन लोगों ने ही हूर को एक हैवी ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से उस बच्ची की हालत अभी इतनी ख़राब हो चुकी है। मेरे पेरेंट्स भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे मुझे जेल से बाहर निकालने की। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि कुछ भी करके मेरी बेल मत होने दीजिए, वरना मुझे फिर से ना चाहते हुए भी उनका साथ देना ही होगा और उस मासूम के साथ दिखावा मुझे करना ही होगा। प्लीज़ सर, मेरी बेल रोक देना। तभी यश अंश से कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँगा, पर तुम अपना डिसीजन चेंज मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अंश अपना सिर हिलाता है और तभी आदित्य अंश से कहता है, जा और अपनी सज़ा पूरी करके वापस आ जा। I will be her from the helping your when it's coming our her and her safety। और अब से मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगी, तो उसके अकेले रहने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पूरा ध्यान रखूँगा उस बच्ची का, पर तू भूलना मत कि अब तू मेरे साथ है और जेल से बाहर आते ही तुझे वो सब संभालना है और हूर को मैं संभालूँगा। आज से हूर मेरी है, वो मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, मेरा पूरा दिल ही है।